Friends, in this lecture we will discuss the multiplication theorem on probability। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जब कोई एक इवेंट होती है उसके बाद एक दूसरी इवेंट होती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि ए और बी दो इवेंट है और ए और बी दो इवेंट है, तो ए इवेंट हुई उसके बाद फिर बी इवेंट हुई, तो बी इवेंट हुई इसका मतलब ए पहले हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ए इवेंट होगी उसके बाद फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रोसीजर यहाँ लगेगा, ठीक है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रोसीजर क्या होता है कि जब कोई इवेंट हो चुकी होती है तो वो क्या हो जाती है, जैसे मान लो कि ए हो गई और फिर उसके बाद में बी इवेंट होने जा रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और फिर उसके बाद में जब बी होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने ऐसा पढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो देखिए वही है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, द प्रोबेबिलिटी of simultaneously occurrence of two events A and B is equal to the probability one of the events multiplied by the conditional probability of the other। जैसा कि आप जान रहे हो कि साइमल्टेनियसली दो इवेंट हो रही हैं, पहले A हुई उसके बाद B हुई, तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी कि दोनों का क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर्मूला देखो ये है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। मतलब मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ए हुई मतलब ए इवेंट हो चुकी, उसके बाद फिर क्या होनी है, बी होनी है। तो देखो ये बन गई हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ए इवेंट हो गई उसके बाद कंडीशनल का मल्टीप्लाई ए से हुआ, ठीक है ना। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी हो गई, तो उसके बाद में फिर अगर वो ए होनी है तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ठीक है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर्ड, ठीक है ना। जब ए हो चुकी है तो उसका दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही कहती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए कैसे इसका प्रूफ है। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस हैविंग एन एलिमेंट्री इवेंट्स। ये कोई एस सैम्पल स्पेस है, ठीक है ना। इसमें सारी की सारी एलिमेंट्री इवेंट कितनी है हमारे पास, एन है। M1 and M2 and M be the number of elementary events favorable to A, B and A intersection B। तो देखो A जो सेट है हमारे पास इसके फेवर में M1 इवेंट्स हैं, B के फेवर में M2 इवेंट्स हैं और M जो है वो A इंटरसेक्शन B के फेवरेबल इवेंट्स हैं, ठीक है ना। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, देखो A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, N है। ए के फेवर में कितने हैं, M1 है, तो M1 बाई एन हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, M2 बाई एन हो जाएगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, n है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ केसेस जब n है तो M2 बाई एन हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी के फेवरेबल में कितने केसेज हैं हमारे पास, m केसेज हैं, तो m बाई एन इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए लेट M1 एलिमेंट्री इवेंट्स आर फेवरेबल टू ए। देखो ए के फेवरेबल कितनी इवेंट्स हैं हमारे पास, M1 हैं। उनमें से, ठीक है ना, उनमें से M इवेंट ऐसी हैं जो किसके फेवर में हैं, वो B के फेवर में है, ठीक है ना। देखो M क्या है, A और B के दोनों के फेवरेबल है, मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब M किसके फेवर में हो गया, B के फेवरेबल हो गया। तो नंबर ऑफ M जो केसेज हैं हमारे पास एलिमेंट्री जो इवेंट्स हैं, नंबर ऑफ M दीज आर द फेवरेबल टू इवेंट बी, ठीक है ना। जबकि M1 हमारे पास फेवरेबल टू ए है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कैसे निकलेगा, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए M बाई M1। जब बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब ए हो चुकी है, मतलब ये कंडीशनल है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जब बी की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुकी है, ठीक है ना। तो देखो बी की प्रोबेबिलिटी ए हो चुकी है, तो देखो ए में कितने फेवरेबल थे, M1, उसमें से बी के कितने हैं, M है, तो M बाई M1 हो गई। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना हो जाएगा, M बाई M2, क्योंकि बी के फेवर में M2 हैं तो उनमें से, ठीक है ना, M ऐसे हैं जो दोनों के फेवर में हैं, मतलब जो दोनों के फेवरेबल इवेंट हैं।
तो देखिए नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, जैसा कि आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम बाई एन हो गया, एम बाई एन है। तो अब इस एम बाई एन को मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैंने m1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, m बाई एन है तो m1 बाई एन हो गया और m बाई m1 हो गया, ठीक है बेटा। तो देखिए m1 बाई एन की जगह पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a लिखूंगा और m बाई m1 की जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a लिखूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a क्या है, m बाई m1 है, तो ये तो m बाई m1 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b m बाई n को मैं इस तरीके से और लिख सकता हूँ, मैं m2 से अब की बार मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो m2 बाई n इंटू m बाई m2, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ b और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b। तो इसका मतलब ये मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, चाहे तो a पहले हो जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर b पहले हो रही है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है आपको, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मतलब साइमल्टेनियसली अकरेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या करना है, वो दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो कि एक बैग में कुछ बॉल्स हैं, ठीक है ना, ए कंडीशन क्या है कि मैंने जो रेड बॉल निकालनी है, बी इवेंट क्या है कि मेरे को सेकंड ड्रॉ में मुझे क्या निकालनी है कि ब्लू निकालनी है, ठीक है ना। तो पहली इवेंट हो चुकी, उसके बाद में अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है ना, तो बी इवेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने पहली बॉल को निकाल कर उसको रिप्लेस ना किया, ठीक है ना, तो दूसरे इवेंट पे फिर फ़र्क पड़ेगा। तो क्या पर ये वही चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहली इवेंट हुई, इसके बाद में जब ए होने के बाद में फिर बी हुई, तो फिर क्या फ़र्क पड़ा, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो 3 इवेंट्स हमारे पास हैं, अगर ए बी सी आर 3 इवेंट्स related to a random experiment, then probability of A intersection B intersection C, तो सबसे पहले A हुई, ठीक है, उसके बाद में B हुई, तो B हुई तो पहले A हो चुकी है तो A नीचे आया, ठीक है, उसके बाद में A हो गई, अब B हो गई, अब उसके बाद में C हुई, जब C हुई तो फिर A इंटरसेक्शन B नीचे आया, क्योंकि A और B दोनों हो चुकी हैं। तो क्या हुआ, दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इंटरसेक्शन को मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए बी, क्योंकि इंटरसेक्शन को हम ए इंटरसेक्शन बी को ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखो ये एक्सटेंशन है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, क्या है एक्सटेंशन, इफ a1 a2 a3 a4 अप टू an बी n इवेंट्स, हमारे पास कितनी इवेंट हैं, टोटल n इवेंट्स हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें भी एक्सटेंशन शुरू हो जाएगा, क्या, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन, मतलब कॉन्टीन्यूसली ये इवेंट हो रही हैं, a1 हुई फिर उसके बाद भी a2 हुई फिर a3 हुई, तो क्या होता जाएगा, सबका मल्टीप्लाई होता जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 हुई तो a1 नीचे आया, a3 हुई तो a1 a2 दोनों नीचे आए, ठीक है ना, a4 होगी तो a1 a2 a3 तीनों नीचे आएंगे, फिर an होगी तो फिर a1 a2 a3 an माइनस 1 तक नीचे आएंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a1 a2 a3 अप टू an इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 बाई a1 प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 बाई a1 a2 प्रोबेबिलिटी ऑफ an बाई a1 a2 a3 अप टू an माइनस 1, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का ये प्रूफ हो गया कि मल्टीप्लिकेटिव जो रूल है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का वो क्या होता है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आप देखते हैं बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट का केस। चलिए तो देखिए बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, 2 events associated with a random experiment are said to be independent if the occurrence of one event does not affect the probability of occurrence of the other। इसका मतलब समझ गए होंगे कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे का, उसका असर किसी दूसरी इवेंट पे ना आए, ठीक है ना। कोई 2 इवेंट हो रही हैं, पहली इवेंट का असर दूसरी वाली इवेंट पर ना पड़े, उसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसा कि देखो आपको यहाँ पर समझ रहे होंगे कि इफ़ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसा कि आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो ये जो बी बाई ए है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा, ठीक है ना, जैसा कि लिखा है
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगा। तो इसका मतलब जब हमारे पास दोनों इवेंट कैसी हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी, तो फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो इस बात को एक दूसरे तरीके से एग्जाम्पल से समझिए। कैसे कि मेरे पास बेटा एक बैग है इसमें, और इस बैग में मेरे पास कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं। मान लीजिए कि 4 वाइट बॉल हैं और 4 या 5 हमारे पास ब्लैक बॉल हैं। ठीक है बेटा, 4 वाइट हैं, 5 ब्लैक हैं। फर्स्ट ड्रॉ में ए इवेंट मैंने मान ली, जिसमें फर्स्ट ड्रॉ में कौन सी बॉल निकाली जा रही है, फर्स्ट ड्रॉ में एक वाइट आ रही है, ठीक है ना। और एक बी इवेंट मान ली मैंने, जिसमें सेकेंड ड्रॉ में कौन सी बॉल निकालनी है, मुझे ब्लैक निकालनी है। ठीक है बेटा, तो बता सकते हो। वैसे आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी यहाँ पर, मतलब अगर मैं इसमें से वाइट बॉल ड्रॉ करनी है मेरे को इस बैग से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल वाइट कितनी 4, ठीक है ना। अब टोटल बॉल कितनी बैग में 9, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/9। फर्स्ट ड्रॉ में मतलब हमें केवल वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल। ठीक है बेटा, वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल, अगर मैं ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की, तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी मेरे पास 5/9, क्योंकि टोटल 5 हैं, 5 ब्लैक हैं और टोटल 9 है, तो 5/9 हो जाएगी। अब देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ए की क्या होगी, ए इवेंट की 4/9 और ब्लैक बॉल निकालने की जो कि बी इवेंट है उसकी क्या हो गई 5/9। अब सुनिए, ए इवेंट आपको जैसा कि पता है मैंने फर्स्ट ड्रॉ में वाइट आनी चाहिए और सेकंड ड्रॉ में सेकंड ड्रॉ करूँगा तो इसमें क्या आनी चाहिए, ब्लैक आनी चाहिए। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितनी, देखो फर्स्ट ड्रॉ में क्या निकालनी है, वाइट निकालनी है, वाइट निकालनी है तो क्या होगी 4/9। ठीक है ना। अब हमारे पास दो केस बनते हैं यहाँ पे कि मुझे साइमल्टेनियसली 2 बॉल निकालनी है 1/1 करके। ठीक है, अगर मैंने पहली बॉल निकाल ली, फिर कंडीशन आती है कि अगर मैं उसको रिप्लेस करना है मेरे को या नहीं करना। 2 तरीके के केस बन सकते हैं, या तो मैं उसको रिप्लेस करूँ, ठीक है ना, और या फिर ये कि उसको रिप्लेस ना किया जाए बैग में। ठीक है, तो अब मैं 2 केस ले लेता हूँ यहाँ पे कि अगर बॉल को रिप्लेस नहीं किया जाता है, ठीक है ना, और एक केस है हमारे पास कि बॉल को रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए कि अगर बॉल को रिप्लेस कर दिया, बॉल इज रिप्लेस, अगर मान लो कि बॉल को रिप्लेस किया गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/9, तो एक निकल गई, फिर मैंने उसको वहीं डाल दिया। अब वहीं डाल दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। अब उसके बाद मैं दूसरा ड्रॉ निकाल रहा हूँ। अब दूसरा ड्रॉ निकाल रहा हूँ मैं उसको, इसका मतलब बॉल तो उसमें चली गई जो मैंने निकाली थी, वो उसको रिप्लेस कर दिया। अब बॉल तो हमारे पास 9 थी पहले, अब भी 9 है, ठीक है ना, अब भी 9 है। तो सेकंड ड्रॉ में मेरे को ब्लैक बॉल निकालनी है तो कितनी हो जाएगी 5/9। समझ गए ना। जब बॉल को रिप्लेस कर दिया गया तो प्रोबेबिलिटी B/A, जबकि A हो चुकी है, देखो A हो चुकी थी 4/9, फिर बॉल को उसको रिप्लेस कर दिया, तो इस प्रोबेबिलिटी अब कहूँगा तो मैं इसको P/A ही ना, क्योंकि A पहले ही हो चुकी है ना, एक बार तो मैंने बॉल निकाल चुका हूँ, सेकंड ड्रॉ निकाल रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A कहूँगा इसको 5/9। अब आप देखिए कि बॉल को जब रिप्लेस कर दिया गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A 4/9, इस पर कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B दोनों सेम आ गई, ठीक है ना। अगर मैंने उसको रिप्लेस कर दिया तो दूसरी इवेंट पे, इसका मतलब है दूसरी इवेंट पे पहली इवेंट का कोई फ़र्क नहीं आया, कोई असर ही नहीं आया, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं उसको रिप्लेस नहीं करता तो देखो असर आता कैसे, इफ़ बॉल इज़ नॉट रिप्लेस, अगर बॉल को रिप्लेस नहीं किया जाए तो पहला ड्रॉ में तो वही आएगा 4/9, क्योंकि अब मैं स्टार्टिंग से एक बार फिर कर रहा हूँ कि बॉल को रिप्लेस नहीं करना,
तो पहले ड्रॉ में मैंने बॉल निकाली वाइट, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी 4/9, ठीक है ना। अब मैंने उसको रिप्लेस नहीं करना है, मैंने अपने पास रख लिया। अब इसमें बॉल कितनी रह गई बेटा, 8 बॉल रह गई, ठीक है ना, 8 बॉल रह गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे को सेकंड ड्रॉ में क्या निकालना है, ब्लैक निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, मतलब A इवेंट हो चुकी है तब मैं B मतलब ब्लैक बॉल निकाल रहा हूँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 5/8, क्योंकि एक बॉल जो पहले निकल चुकी है वो इसमें नहीं है, तो टोटल हमारे पास 8 रह चुकी हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर बॉल को रिप्लेस नहीं किया गया तो इसका मतलब है इस इवेंट का इस इवेंट पर असर पड़ा, क्योंकि अगर बॉल को रिप्लेस कर रहे थे तो ब्लैक बॉल की कितनी आ रही थी प्रोबेबिलिटी 5/9, लेकिन रिप्लेस नहीं किया गया तो क्या आ रही है 5/8। तो देखो असर पड़ा कि नहीं असर पड़ा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये है कि पहली इवेंट का दूसरी इवेंट पर कोई असर ना आए, ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ऐसे केस में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इक्वल हो जाएगा, समझ गए ना। तो वही केस है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल इस तरीके से हम इसको आप समझ सकते हैं। अब बेटा इसके आगे हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंडीशन इवेंट्स हैं हमारे पास, मान लीजिए कि इफ A B C आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इस केस में क्या कंडीशन होगी, अगर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो बेटा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, अब A B C इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसका मतलब A B भी इंडिपेंडेंट होगी, B और C भी इंडिपेंडेंट होगी और C और A भी इंडिपेंडेंट होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर B और C इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A क्या हो जाएगा, अगर C और A भी इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है बेटा। तो ये 3 केस बनेंगे। अब तीनों केसों को मैं एक साथ यूज़ कर सकता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू, देखो A B इंडिपेंडेंट है, B C इंडिपेंडेंट है और C और A इंडिपेंडेंट है। तो इस केस में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो यहाँ पर फिर तीनों ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो ये 3 इवेंट्स की, अगर 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो बेटा कंडीशन बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब इसी इवेंट को हम इसका एक्सटेंशन कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास अब 3। अब देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है बेटा कि अगर इन तीनों में से कोई एक इवेंट भी, मतलब एक कंडीशन भी होल्ड नहीं करती है, ठीक है ना, अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होल्ड नहीं करती है तो A B C फिर इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, ध्यान रख लेना। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए, तभी ये तीनों इंडिपेंडेंट होंगी। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन होल्ड नहीं करती है, मान लीजिए कि A इंटरसेक्शन B PA और PB के इक्वल नहीं आता, दिस इज नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब A B C इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, फिर समझ गए ना। ये A B C तीनों इंडिपेंडेंट तभी होंगी जब ये तीनों कंडीशन होल्ड करेंगी, ठीक है बेटा। अब इसका एक्सटेंशन देखिए क्या हो सकता है बेटा, इसका एक्सटेंशन जनरलाइज हम कैसे कर सकते हैं इसको। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स 3 नहीं है, 2 नहीं है, बल्कि हमने इवेंट मान ली n इवेंट्स, ठीक है बेटा। इफ A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN बी n इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना, associated with the same random experiment, then probability of A1 intersection A2 intersection A3 intersection up to AN क्या हो जाएगी कंडीशन, probability of A1 into probability of A2 into probability of A3 into probability of A4 into up to so on probability of AN, ठीक है बेटा। तो ये भी कंडीशन, अगर n इवेंट्स हमारे पास हैं, अगर ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी
तो बेटा कंडीशन हमारे पास क्या बन जाएगी, PA1 इंटू PA2 इंटू PA3 PA4 अप टू PAN। तो इन सब का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, तो ये जनरलाइज हो गया कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा या 3 या 3 या 3 से ज़्यादा कुछ इवेंट्स ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, तो उनका भी क्या हो जाता है, PA1 PA2 PA3 अप टू PAN तक क्या हो जाएगा, सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। इफ़ A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट 1, अगर A और B 2 इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो रिजल्ट क्या होगा कि A0 और B इवेंट भी इंडिपेंडेंट होंगी। ये प्रूव करना है कि A0 एंड B भी इंडिपेंडेंट होंगी, A और B0 भी इंडिपेंडेंट होंगी और A0 और B0 भी दोनों इंडिपेंडेंट होंगी। कंडीशन ये है कि अगर आपको दे रखा है कि A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो फिर उसका A0 और B भी इंडिपेंडेंट होगी, A और B0 भी इंडिपेंडेंट होंगी और A0 और B0 भी इंडिपेंडेंट होंगी। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 इंटरसेक्शन B, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 इंटरसेक्शन B को मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई सैम्पल स्पेस है, यहाँ पर 2 इवेंट हो गई, ये A है ये B है, तो बेटा ये तो हो जाएगा A इंटरसेक्शन B और ये वाला जो स्पेस है मेरे पास ये हो जाएगा A0 इंटरसेक्शन B और ये वाला स्पेस हो जाएगा A इंटरसेक्शन B0। ठीक है ना, तो क्या करना है कि अब देखिए A यूनियन B, ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है कि मुझे A0 इंटरसेक्शन B लेना है, तो ये वाला पोर्शन लेना है मेरे को, ये वाला। तो ये वाला पोर्शन मैं कैसे ले सकता हूँ कि पूरे B में से और ये वाला हटा दूँ A इंटरसेक्शन B। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B में से मैंने क्या माइनस कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस कर दिया, क्योंकि ये पूरा B था, पूरे B में से मुझे A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूँ तो ये बचेगी। तो देखो वही काम करना है यहाँ पे। आप देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, गिवन है गिवन दैट A एंड B आर इंडिपेंडेंट। जब A और B इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, PA इंटू PB। ठीक है बेटा, तो इसका यूज़ करना है अब आपको। तो देखो PB माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, देखो इसकी वैल्यू लगा दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसको मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A और बेटा इसको मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A0, क्योंकि 1 में से A इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक आ जाएगा हमारे पास। तो बेटा ये प्रूव हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर A और B 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उसका A का नॉट और B इवेंट भी इंडिपेंडेंट होगी। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B0। अब देखो A इंटरसेक्शन B0 निकालना है, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा कि इस पूरे A में से A इंटरसेक्शन B माइनस करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A में से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस करूंगा, फिर इसकी वैल्यू लगाऊंगा जो कि दे रखी है आपको। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसको मैं से प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B0। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B0 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B0। ठीक है, तो ये 2 रिजल्ट हमारे पास हो गए कि अगर A और B इंडिपेंडेंट हैं तो A0 और B भी इंडिपेंडेंट होगी और A और B0 भी इंडिपेंडेंट होगी। अब तीसरा केस समझिए बेटा। तीसरा केस हमारे पास क्या है कि A प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 इंटरसेक्शन B0 इक्वल टू, अब देखो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, जैसा कि आपने सेट में
देखा होगा डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये पढ़ा है आपने, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पढ़ा है नहीं? तो वही करना है। देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू दिस, और एक प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो रिजल्ट हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ के होते हैं, वही हमारे पास यहाँ पर यूज़ करना है। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, इसकी जगह पर मैं ये लगा सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का पूरा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, मैंने ऐसे लगा दिया, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पर नॉट है, नॉट है कि जो है ना इवेंट नॉट, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी नॉट है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, और इसको बेटा लिख दूंगा मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जैसा कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखो ये ए यूनियन बी नॉट है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और बेटा इसको लिख दूंगा मैं 1 माइनस, अब इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब इसको लिख देंगे 1 माइनस, ठीक है ना, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि दोनों इवेंट कैसी है, इंडिपेंडेंट है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस इसको मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बेटा इसमें से देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मेरे पास आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बेटा क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बचेगा। अब मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी कॉमन ले लूँ दोनों से, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना, और ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, और ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए नॉट एंड बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है ना। अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ए नॉट और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगी। तो ये 3 केस आपको समझने हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एट लीस्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। अगर एट लीस्ट 1 का केस आ जाए, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी 2 इवेंट है हमारे पास, इफ ए एंड बी, probability of occurrence of at least 1 of A and B, ठीक है ना। ए और बी में से कोई एक इवेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई ना कोई एक इवेंट, कम से कम एक तो होनी चाहिए। कम से कम एक का मतलब ए हो जाए, ठीक है ना, या बी हो जाए या फिर दोनों हो जाएं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन occurrence of at least one of A and B, occurrence of at least one of A and B, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालेंगे। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालेंगे तो क्या मतलब होगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो मैं इसको लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B
माइनस, देखो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो माइनस का प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है बेटा। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, अब मैंने क्या किया कि 1 ऐड कर दूँ 1 माइनस कर दूँ, 1 माइनस 1, ठीक है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइन, अब देखो इन दोनों से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मैं दोनों में से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले लूँगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं हम साथ में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, और इनटू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। तो बेटा ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। अगर कोई भी इवेंट, दो इवेंट में से कम एक इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ये फॉर्मूला होगा। इसको हम जनरलाइज कर दें तो हमारे पास मान लीजिए कि आर इवेंट है या एन इवेंट है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एन इवेंट हैं तो हम इसको जनरलाइज कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2, ठीक है ना, A3 A4 अप टू AN, ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और इनमें से कम एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार, ठीक है ना, A1 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 बार, मतलब सबका मल्टीप्लाई करना है और सबकी नॉट अकरिंग द इवेंट, ठीक है ना, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि 1 में से माइनस करना है कि उनमें से कोई भी इवेंट ना हो, ठीक है ना, नॉट अकरिंग द एनी ऑफ वन इवेंट A1 A2 A3 A4 AN, इनमें से कोई भी नहीं होगी। तो क्या केस बनेगा हमारे पास कि उनमें से एटलीस्ट 1 इवेंट तो होगी। तो अगर मैं 1 में से ये माइनस कर दूंगा सबकी इवेंट को, ठीक है ना, और जिसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी मैं सबकी निकालूंगा, ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, और उसको 1 में से माइनस करूंगा तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या होगी, एटलीस्ट 1 ऑफ इवेंट आकर, ठीक है ना, इनमें से फिर कोई ना कोई एक जरूर होगी। तो ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास एटलीस्ट 1 ऑफ द A1 A2 A3 अप टू AN ऑकर्ड, ठीक है बेटा। तो ये देखिए इसकी कंडीशंस हैं हमारे पास कुछ, ये फॉर्मूला आपने देखे। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है बेटा, 3 balls आर ड्रॉन सक्सेसफुली फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड 4 white and 5 blue balls. Find the probability that these are drawn in order red, white and blue if each ball drawn is not replaced. कहता है कि बॉल को ड्रॉ करना है और उसको रिप्लेस नहीं करना। तो देखिए मैंने 3 इवेंट्स मान लूँ मैं, सॉल्यूशन लेट A, B and C be the events of drawing a red ball in first draw, ठीक है ना। रेड, वाइट और ब्लू फाइंड करनी है ना। पहले ड्रॉ में रेड आनी चाहिए, दूसरे ड्रॉ में वाइट आनी चाहिए, तीसरे ड्रॉ में ब्लू आनी चाहिए। तो मैंने ए इवेंट मान ली जिसमें कि रेड बॉल आ रही है फर्स्ट ड्रॉ में, ठीक है ना। विद द इवेंट्स ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, वाइट बॉल
white ball in second row and a blue ball in third row। ठीक है बेटा, माने ए इवेंट, बी इवेंट और सी इवेंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया कि मैंने ए इवेंट मानी हुई कि फर्स्ट रो में रेड आ रही है, बी इवेंट क्या है जिसमें कि सेकंड रो में वाइट आ रही है, और सी इवेंट मान ली जिसमें कि थर्ड रो में क्या आ रही है, मेरे पास ब्लू आ रही है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी टोटल बॉल हमारे पास देखो कितनी है, 6 रेड हैं, 4 वाइट हैं एंड 5 ब्लू हैं। टोटल बॉल हो गई, टोटल बॉल्स कितनी हो गई मेरे पास, 6 4 10, 10 और 5 15 बॉल्स। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, किसकी इवेंट है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। रेड कितनी है बेटा 6, टोटल कितनी है 15। ठीक है ना, 3 से कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, क्योंकि अब मैं एक इवेंट हो चुकी है तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया साथ में। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी चलेगी बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब सेकेंड रो में जब वैल्यू निकलेगी वो उसको मैं क्या बोलूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, क्योंकि ए इवेंट हो चुकी है। तो देखो ए इवेंट हो चुकी है, अब मुझे बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो बी इवेंट मेरे पास क्या है जिसमें कि वाइट बॉल आनी चाहिए। वाइट कितनी है 4, टोटल बॉल कितनी हो गई 14, क्योंकि बॉल को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट बॉल को निकाल के अलग रख दिया गया, तो पहले 15 थी, अब कितनी रह गई 14। 2 से कैंसिल कर दे, 2/7। तो ये इवेंट हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। जो हमारे पास वाइट बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 2/7। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब तीसरी इवेंट होने जा रही है सी। तो सी होने जा रही है, तो अब ए और बी तो दोनों हो चुकी हैं ना, तो ए बी नीचे आ जाएगा, सी बाई ए बी इक्वल टू, अब क्या निकालना है, ब्लू बॉल निकालनी है। ब्लू कितनी है 5 अपॉन टोटल कितनी बची, पहले एक निकल गई, फिर दूसरी बार में रेड निकल चुकी है, फर्स्ट ड्रॉ में वाइट निकल चुकी है। अब मेरे पास कितनी बॉल रह गई, 15 में से 2 कम कर दो 13। तो ये हो गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी सी बाई ए बी। ठीक है ना। अब यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड वाइट एंड ब्लू इन ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए बी। तो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/5 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/7 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए बी 5/13। तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, 5 2 5 एंड 2 2 जा 4/91। दिस इज योर आंसर। तो बेटा ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है 4/91। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है 2 balls are drawn from an urn containing 2 white 3 red and 4 black balls 1 by 1 without replacement. What is the probability that at least 1 ball is red? कहता है कि कम से कम एक बॉल रेड होनी चाहिए, कम से कम एक रेड बॉल होनी चाहिए, और 2 बॉल फाइंड करनी है, 2 बॉल ड्रॉ करनी है आपको। कम से कम एक रेड होनी चाहिए, तो इसका मतलब कम से कम एक रेड तो होगी, दोनों भी रेड हो सकती हैं। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं यहाँ पर, देखिए सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है इसका। देखो पहले मैं जो है ना वाइट को W से डिनोट कर लूँ, रेड को R से डिनोट कर लूँ, और ब्लैक को B से डिनोट कर लूँ। ठीक है बेटा। तो देखिए क्या क्या केसेस बन सकते हैं। पहली वाइट हो सकती है, दूसरी रेड हो सकती है। फर्स्ट ड्रॉ में वाइट, दूसरे ड्रॉ में सेकंड ड्रॉ में रेड, या पहले में रेड हो जाए दूसरे में वाइट हो जाए, या फिर क्या हो सकता है पहले में रेड हो जाए दूसरे में ब्लैक हो जाए, या फिर क्या हो सकता है पहले में ब्लैक हो जाए दूसरे में रेड हो जाए, या फिर क्या केस हो सकता है पहले में रेड हो जाए दूसरे में भी रेड हो जाए। तो देखो इतने केसेस बन जाएंगे मेरे पास। कम से कम
एक रेड बॉल निकालने की कितने केस बनेंगे हमारे पास? देखो 1 2 3 4 5 केसेस बने जाएंगे। ठीक है बेटा, तो 5 केस बनेंगे हमारे पास, कितने हो जाएंगे? तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू आर, और का मतलब होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डब्ल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर। ठीक है ना। अब ये डब्ल्यू और आर ये क्या है? दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है बेटा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक इवेंट हुई उसके बाद दूसरी हुई। तो बेटा देखो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वाइट कितनी है? 2, टोटल कितनी है मेरे पास? 9। ठीक है ना, मल्टीप्लाई। अब पहली एक बॉल निकाल ली, अब रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3/8, क्योंकि रेड कितनी है? 3, लेकिन रह कितनी गई? 8, प्लस अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/9, फिर वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 2/8, फिर प्लस रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/9, और ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 4/8, प्लस फिर उसके बाद ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 4/9, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/8, फिर प्लस। ठीक है ना, फिर रेड आने की, पहले ड्रॉ में रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/9, दूसरे ड्रॉ में रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/8, क्योंकि अब रेड 2 ही रह गई। ठीक है ना, पहले भी रेड निकालनी, दूसरी भी रेड निकालनी। तो बेटा कितना हो गया? 6/72, 6/72, 12/72, 12/72 प्लस 6/72, दैट इज इक्वल टू कितना? 12 12 24 और 24 और 12 36 और 6 42/72। ठीक है ना। तो बेटा इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 4 से कैंसिल कर सकता हूँ, या 6 से कैंसिल कर दो। 6 7 जा 42 और 6 12। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, कम से कम एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी। देखो अब देखिए, ये तो मैंने कई सारे केस बना लिए। ठीक है ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ? एक दूसरा मेथड सेकंड, और दूसरा मेथड देखिए क्या हो सकता है इसका, कि मुझे कम से कम एक रेड निकालनी है। ठीक है ना, कम से कम एक रेड निकालनी है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं पहले दोनों नॉन रेड निकालूँ। ठीक है ना, दोनों केसेस में नॉन रेड आ जाए। ठीक है ना, तो देखो नॉन रेड बॉल कितनी है हमारे पास? जो नॉन रेड है, रेड नहीं है, 2 और 4 कितनी है? 6। ठीक है ना, तो दोनों केसेस में फर्स्ट ड्रॉ में भी नॉन रेड आ जाए और दूसरे ड्रॉ में भी क्या आ जाए? नॉन रेड आ जाए। फिर मैं क्या कर दूँ? टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है सबकी 1, तो 1 में से ये माइनस कर दूंगा, तो कम से कम वो केस आ जाएंगे मेरे पास जिसमें कम से कम एक बॉल रेड होगी। तो बेटा नॉन रेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो क्या कंडीशन होगी? प्रोबेबिलिटी नॉन रेड, दोनों नॉन रेड कैसे होंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन रेड, ठीक है ना, और फिर दूसरी वाली भी नॉन रेड। ठीक है ना, नॉन रेड, और फिर सेकंड रो में भी नॉन रेड, और उसको किस में से माइनस करना है? 1 में से माइनस करना है, क्योंकि टोटल केस हमारे पास उनकी प्रोबेबिलिटी 1 में से वो केस हटा दिया जिसमें दोनों नॉन रेड हैं, तो वो केस बच जाएंगे जिसमें कम से कम एक रेड बॉल होगी। तो देखो क्या हो जाएगा केस हमारे पास? 1 माइनस नॉन रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट रो में नॉन रेड कितनी है? 6, तो 6/9 मल्टीप्लाई, फिर दूसरी नॉन रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5 बचेंगी, 5 कितनी? 8, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना? 1 माइनस, और 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 10, 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा? 5/12, और दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 5/12 7/12। तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो दो केसेस हमारे पास। देखो यहाँ तो हमें कुछ ज़्यादा ही करना पड़ा था, लेकिन यहाँ मेथड 2 क्या है कि हमने वो केस माइनस कर दिया जिसमें दोनों नॉन रेड होंगी, तो हमारे पास वो केस बच जाएंगे जिसमें कम से कम एक रेड बॉल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर टू independent events such that probability of A union B equal to 0.60 and probability of A equal to 0.2, find probability of B। देखो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। इसका मतलब हुआ कि probability of A इंटरसेक्शन B कितना होगा? probability of A इंटू probability of B। अब आपको क्या गिवन है? probability of A यूनियन B गिवन है। A यूनियन B कितना है? 0.60। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है कितना? 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड करना है।
तो बेटा देखो जो गिवन है उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 0.60। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को फाइंड करनी है, ठीक है ना, माइनस इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसकी जगह पे ये यूज़ कर लूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बेटा मैंने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे फिर वैल्यू लगा देनी है मेरे को। तो देखो कितना है 0.2, तो 0.2 लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास क्वेश्चन 0.2 मल्टीप्लाई दिस। अब 0.60 इक्वल टू 0.2 प्लस इसमें से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले सकता हूँ, तो 1 माइनस 0.2 बचेगा। 0.60 इक्वल टू 0.2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 1 माइनस 0.2 0.8, ठीक है बेटा। इसको मैं दल ले जाऊँगा तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा, 0.60 में से 0.20 0.40 बचेगा, ठीक है बेटा, इक्वल टू 0.8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ से मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी 0.40 अपॉन 0.8, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4/8 दैट इज इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको, गिवन दैट टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू पी। फाइंड पी इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नंबर 1, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है बेटा। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि 0 है। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू 6 माइनस 5 1/10। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट का आंसर हो गया कि अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा वो कितना होगा। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा पी, तो पी की वैल्यू 1/10 आ गई, ठीक है ना। वो पी मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या कंडीशन होगी। नंबर 2, इफ़ सेकेंड इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप जानते ही हो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला खोलूँगा मैं, ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी की 1 है, चलो पी लगा देते हैं, माइनस इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंडिपेंडेंट है तो ये हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू लगा दूंगा मैं पी, तो ये तो पी हो गया बेटा, और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2, तो ये 1/2 लगा दिया मैंने, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा कि 3/5 इक्वल टू 1/2 पी माइनस 1/2, पी कितना हो जाएगा प्लस का p/2 हो जाएगा। अब बेटा p/2 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी आएगी 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू कितना 1/10, और तो p की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी 2/10, 2/10 मीन्स 1/5। तो ये आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो इंडिपेंडेंट इवेंट तो हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी वी, ठीक है। यहाँ से मेरे पास पी की वैल्यू आ गई, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दे रखा है 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल के आया, पी की वैल्यू कितनी आ रही है 1/5, ठीक है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/5 इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 5 और 2 7/10 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा मेरे पास 3/5 माइनस हो जाएगा 7/10 माइनस 3/5 दैट इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब 1/10 हो जाएगा तो देखो पी ए और पी बी कितना हो जाएगा, देखो पी ए की वैल्यू इतनी आ रही है, पी बी की वैल्यू 1/5 आ रही है, दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो तब भी 1/10 आ रहा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो गया। इट मीन्स दोनों कैसी हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है इन 2 सक्सेसिव थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 ईच टाइम। देखो हर बार टोटल 8 आना चाहिए, ठीक है ना। इन 2 सक्सेसिव थ्रो, 2 सक्सेसिव थ्रो हुए हैं, हर बार 8 आना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट होंगी, क्योंकि पहली इवेंट पर दूसरी इवेंट पर क्या असर पड़ेगा, पहली इवेंट का दूसरी इवेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे माने मैंने डाई को थ्रो कर दिया, ठीक है ना, पेयर ऑफ डाइस है, 2 डाइस है, मैंने थ्रो किया, ठीक है ना, तो उसका असर दोबारा फेंकने पर थोड़ी पड़ेगा, तो इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो बेटा अब वो कह रहा है कि हर टाइम क्या आना चाहिए, ईच टाइम 8 आना चाहिए, ईच टाइम 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो 8 किस तरीके से कितने तरीके हमारे पास 8 आने के, कितने केसेस बनेंगे, तो बेटा हमारे पास देखो पहले सैंपल स्पेस आएगा कितना 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है ना, अप टू सो ऑन 6 तक जा सकता है, तो कितने केस 36 केस बने बेटा। नंबर ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एस के कितने सैंपल स्पेस बन गए सैंपल पॉइंट हो गए 36, ठीक है बेटा। अच्छा अब इसमें केसेस इन विच 8 कम अप, ठीक है ना, 8 कितने टाइम्स आएगा, तो देखो 2 आ जाए पहले पे, दूसरे पे 6 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर उसके बाद में 4 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए, यही केस बनेंगे। बाकी और कोई केस हमारे पास नहीं बनेगा जिसमें कि 8 आने का, ठीक है ना। 2 डाइस हैं, पहली डाइस पर 2 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, पहले पर 3 आ जाए, दूसरे 5 जाए, तो टोटल हमारे पास कितने केस बन गए 5, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी 8 आने की क्या हो गई, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कम अप 8 कम्स अप, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 सम ऑफ 2 नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इन विच 8 कम्स अप, ठीक है। अब 8 जिसमें आएगा वो कितनी कंडीशन होगी 5, टोटल कितनी है 36, तो ये हमारे पास क्या हो गई एक प्रोबेबिलिटी 8 आने की, 8 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/36। तो देखो फर्स्ट ड्रॉ में भी 5/36 आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/36, सेकंड ड्रॉ में भी प्रोबेबिलिटी 8 आने की क्या होगी 5/36, ठीक है ना, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है ना। तो बेटा ये कंडीशन बन जाएगी मेरे पास दोनों बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉ में जब हम पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करेंगे तो 8 जो आएगा हमारे पास, दोनों डाइस पर जो नंबर आएगा उनका सम 8 कब आएगा, तो जो भी 8 आएगा तो 8 आने के कितने चांस रहेंगे 5 चांस रहेंगे, ठीक है ना। टोटल कितने हैं 36, तो 5/36 प्रोबेबिलिटी हो गई। ऐसे ही दूसरी बार जब हम थ्रो करेंगे तो तब भी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 5/36 ही रहेगी, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये दोनों इवेंट कैसी हैं इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 5/36 मल्टीप्लाई 5/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ए इवेंट हमने मान ली फर्स्ट ड्रॉ में 8 आने की प्रोबेबिलिटी, और ठीक है ना, बी इवेंट हमने मान ली जिसमें सेकंड ड्रॉ में 8 आ रहा है, दोनों डाइस पे जो सम आ रहा है वो 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू भी 5/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू भी 5/36, टोटल कितना हो गया 25/1296। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ से हो गई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करिए और इनको अच्छे से तैयार करिए इस टॉपिक को। थैंक यू वेरी मच।